Good morning, children. Today we'll continue same chapter, the age of industrialization, the history of industries and history of development. Histories of industries and histories of development. And today's subtopic is the coming of factories. The coming of factories. इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स टाइम द पीरियड बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन. उसमें हम देख रहे थे कि बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हाउ देयर वाज an international market and there was exchange of goods and services all over the world, and different countries were involved, different category of people were involved. How the production was carried out in rural areas with family members dominated by merchants. This system was known as proto-industrial period. System of proto-industrialization. Proto-industrial period. The production was not carried out in the industries or factories but in rural farms. गांव एरिया में ये फार्म्स में प्रोडक्शन हो रहा था, गांव एरिया की फैमिली में प्रोडक्शन हो रहा था. एंड द मर्चेंट, द ट्रेडर, दोज हु कैरिड आउट देयर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट और बिजनेस, they had to visited village to villages, family to families, door to door, and collected their food, collected their produce and visited the another door of another workers. जैसे हम बताया था कि आपकी याद होगा भाई, रुई कलेक्शन कर रहे हैं. रुई कलेक्शन के करने के बाद किसके बाद जाते हैं? यार्न जो बनाता है, जो थ्रेड बनाता है, जो धागा बनाता है, ये मर्चेंट लोग रुई कलेक्शन बोरी में लेके उसी गांव में पहुंच जाते जहां पे थ्रेड बना जाता है. और थ्रेड बनाने वाले को सारी बोरी लेके देते, भाई थ्रेड बना के मुझे 10 दिन में दे देना. एंड दे प्रोवाइडेड देम एडवांस एलोंग विथ ऑल्सो. भाई क्या काम करेंगे इंटरेस्ट के साथ और जल्दी जल्दी कैसे करेंगे? अगर उनको पैसा कुछ एडवांस में मिल जाएगा. अगर एडवांस मिलने के साथ तो 10 दिन के अंदर रेडी कर देते. फिर मर्चेंट उसी गांव में उनकी परिवार में आता था और वो थ्रेड को लेके जाता था, जो कपड़ा बनाने वाले स्पिनिंग यूनिट को, जो गांव में कपड़ा बनाते थे उसी गांव में लेके जाता था. वहाँ पे वेट करता था, वहाँ पे 10 दिन देता था, वहाँ पे एडवांस देता था और कपड़ा बनाने तक वेट करने के बाद, कपड़ा बनाने के बाद वो कपड़े लेके पहुंचता था नियर बाई सिटीज. और सिटीज प्रोसेसिंग हो रहा था, डाइंग हो रहा था, कटिंग हो रहा था और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. दिस वाज द सिस्टम. प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड. आज हम पढ़ेंगे कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज. ये जो हम इंडस्ट्री मेन चैप्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये कैसे शुरुआत होता है, कैसे आया था, शुरू कैसे हुआ था? ऐसे शुरू नहीं हुआ था कि इंडस्ट्रीज तो बेस होता है मशीन्स. क्या है? मशीन्स कैसे आया? हम तो इससे पहले पढ़ रहे थे प्रोटो इंडस्ट्रियल, एवरीथिंग वाज प्रोड्यूस्ड ऑन द हैंड पावर, बाई हैंडमेड प्रोड्यूसर्स वगैरह अवेलेबल. तो 18th सेंचुरी में ही फैक्टराइजेशन स्टार्ट हो जाता है और इसको न्यू एरा भी हम मान लेते हैं. और देखा जाता है इंग्लैंड में बेटे फर्स्ट एग्जैक्टली, बट आप एक हिसाब देखो 1760 में
2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन इंपोर्ट कर रहा था। 1760 में 2.5 मिलियन पाउंड्स इंपोर्ट करता था। और देखो ओनली 20 साल में 1787 में देखा गया ये 22 मिलियन पाउंड इंपोर्ट कर रहा है रॉ कॉटन बाहर कंट्रियों में से। ऐसे तो इंग्लैंड के पास कुछ होगा बिल्कुल, यहाँ पे कैसे 10 गुना लगभग बढ़ गया। अब कितना, लगभग 25 साल में। मीन्स इनकी मशीन्स, इनकी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था उसी टाइम। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। एंड इन ऑर्डर टू फीड देयर इंडस्ट्रीज दे वर डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज रॉ मटेरियल के लिए। कौन सी रॉ मटेरियल? जो कॉटन, रॉ कॉटन। A series of invention in 18th century increased the efficacy of each step. क्या है? A series of invention। मैंने कल भी बताया था कि हम हिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में बेटे फर्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे? COTTON, कॉटन इंडस्ट्रीज। पहले तो कपड़े की डिमांड था, इतना लोहे, इतना मशीनरी नहीं था। इंग्लैंड में जो होता था, दे डेवलप्ड द कॉटन टेक्सटाइल्स। मैनचेस्टर इंग्लैंड में, और पूरी वर्ल्ड को कपड़े सप्लाई कर रहा था। और कपड़े के बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर लोग बहुत चालाक है, बहुत व्यापारी, प्रॉफिट के लिए इन्होंने फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंस दिया, मशीन बनाने लगे और बाकी डिफरेंट फर्नीचर्स बनाने लगे और इसको बाहर देश में एक्सपोर्ट कर रहे थे। और इसके बाद रेलवे, बिल्डिंग, जब तक स्टीम इंजन, एक आपकी याद होगा प्रेशर कुकर जैसा स्टीम बना रहे थे, वो स्टीम धक्का दे रहा था, फिर नहीं, यहाँ पे एक प्रेशर कुकर जैसा, और ये धक्का, ये इसमें गैस निकल जाता था। और गैस निकलने के बाद बेटे ये एक राउंड धक्का देगा, यहाँ पे व्हील फिट होता है, यहाँ पे गैस लेके यहाँ जाएगा और ये व्हील के बिल्कुल टाइट हो जाएगा। जब गैस, प्रेशर कुकर की गैस तेज हो जाएगा ना, वो एक धक्का लेगा और चक्का एक राउंड घूमेगा, फिर यहाँ से आ जाएगा, ये फिर एक धक्का। तो इसी प्रकार की स्टीम इंजन बड़ा था। और ये इंजन को जब देखा गया कि सक्सेस हुआ, लार्जली इट वाज यूज्ड इन द different industries, cotton industry as well as iron steel industry as well as railways as well as building and construction companies. The new steam was introduced and as a result industrial output increased. 24 से 24 घंटे लोग काम करने लगे, मशीन को लगा दिया गया, एक मशीन 100 लोग के काम कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन और स्पीडी ग्रोथ होता है। ये हुआ कैसे, हम देखना है ये मेन। तो स्टार्ट करते हैं अभी कॉटन से। कॉटन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, अलग अलग हम पढ़ रहे थे कि अलग अलग यूनिट में मर्चेंट लोग अलग अलग गांव में जाते थे। अब ऐसा नहीं हुआ। अब देखा गया यानी सिंगल रूफ मतलब वन रूफ प्रोडक्शन। अभी देखा गया वन रूफ, सिंगल रूफ प्रोडक्शन। इसमें कैसे हुआ? तो मर्चेंट को, जो मर्चेंट जा रहे थे गांव, उनको गांव विजिट नहीं करना पड़ा। रेदर they were supposed to settle in a single place, settled in a place। अब मैं कह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्रियल कैसे सोसाइटी आया और ये सेटल कैसे हुए। इससे पहले आपने सुना होगा एक रिचर्ड आर्कराइट, ये शॉर्ट टाइप में आता है RICHARD, रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड कॉटन मिल। ये फिनिश्ड कॉटन मिल, टेक्नोलॉजिकल कॉटन मिल, जहाँ पे एक ही जगह में वो मशीन में आप बस धागा सिस्टम कर दो, रुई डाल दो और एक छत के अंदर सारी प्रोसेसिंग, सारी काम वहाँ पे चालू हो जाता था। ये सिस्टम आर्कराइट ने कॉटन मिल को डिजाइन करते हैं।
और ये मिल होने की बात, मिल की इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है और लोग देखते हैं इंग्लैंड में कि भाई कपड़े इंडस्ट्री से बढ़िया प्रॉफिट हो रहे हैं। तो पीपल हैविंग कैपिटल दे ट्राई टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट इन द कॉटन मिल्स, और क्राइट के जो मशीन कॉटन मिल्स लेकर आए और वहाँ कपड़े की चालू कर दी। तो वहाँ पे बेटे एक एक एरिया में स्टार्ट हो गया जो आज हम देख रहे इंडस्ट्रियल एरियाज, न्यूली बिल्ड इंडस्ट्रियल एरियाज। बहुत खतरनाक, मतलब जैसे आजकल हमारे SEZ या अलग अलग एरिया में हम इंडस्ट्री थोड़ा शहर से अलग रखते हैं, तो फर्स्ट टाइम ये मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में बहुत सारी कॉटन मिल देखा जाता है और इसको मैनचेस्टर कहा गया। और मैनचेस्टर मतलब एक जगह के नाम है, जो जगह की मतलब है इंडस्ट्रीज। हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि पिक्चर में आपको, ये देखो, आपको क्लियर नहीं आ गया, यहाँ से धुआं है, चिमिन्स, सब फैक्ट्री बहुत सारी, यहाँ 1000 की संख्या में फैक्ट्री। और ये कैसे हुआ? जो जगह एक दिन डिस्कार्डेड था, अबांडन था, कोई यूज में नहीं था, उसमें नए नए इंडस्ट्रीज बढ़ गया। ये इसको कहा गया है न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज। बेटा इसमें कोई किसको जानने की ज़रूरत नहीं, एक रूप में सारी चीज़ यहाँ प्रोडक्शन होने लगा। अब कैसे प्रोडक्शन होने लगा हम देख लेंगे। द फार्मर्स, दोज हु आर प्रोड्यूसिंग रॉ कॉटन, दे केम टू इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया में सुनने गया कि उनकी रॉ कॉटन को, रुई को अच्छी कीमत मिल रहा है, अच्छी पैसा मिल रहा है, ठीक है। सो इन्होंने अपना कॉटन लेके घोड़े की गाड़ी बना के इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर एरिया में पहुंचते। और मैनचेस्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे थे, बहुत सारे रॉ कॉटन मिल बनाए थे, तो व्यापारी लोग भी 1000 संख्या में वहाँ आते थे। ये कॉटन मिल जो मर्चेंट है वो लोग भी वहाँ पे मैनचेस्टर में हाजिर होते थे। तो एक प्रकार की जैसे सब्जी मंडी आप देखते थे बड़े इसी प्रकार की। तो रॉ कॉटन्स वर सप्लाइड बाय फार्मर्स, दे came to the newly industrial areas to sell in the higher prices in the new industrial areas, and where merchants were available, merchants started bargaining with them. As a result, farmers as well as merchants, they get a better profit. They were capable to get better profit now. इससे पहले ये मार्केट तो ओपन हो गया, इससे पहले तो डोमिनेंट था। मैं मर्चेंट आपकी गांव में जाता था तो मैं आपको जो ही बताता था रेट आपको देना पड़ता था, क्योंकि वो क्या था, मेरा मोनोपोल था। लेकिन ये सिस्टम अब हट गया। अब ओपन मार्केट कंपटीशन, नीलाम होगा, आपकी अच्छी कॉटन है, आपकी जाएगा पर किलो 100 रुपीज़, और मैं लेके वहाँ पे थोड़ा रफ कॉटन लेके पहुँचा तो मेरा क्या होगा, नीलाम में 60 रुपीज़ होगा। और ये कौन डिसाइड कर रहे थे? एक मर्चेंट नहीं, वहाँ पे बहुत सारी मर्चेंट है। तो प्राइसेस वर डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। तो दिस सिस्टम फार्मर्स के लिए फ़ायदा था, इंडस्ट्रियल। और देखो ये न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज में बेटे काम धंधा सुनने में बहुत सारी काम मिलता है, जॉब मिलता है, वर्क मिलता है। तो उसी टाइम इंग्लैंड में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ था? एग्रीकल्चर की इतना स्कोप नहीं था। एज ए रिजल्ट लोग खेती बाड़ी छोड़ के न्यू फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एरिया में माइग्रेशन करने लगे इन सर्च ऑफ वर्क। सही बात है, 1000 जब संख्या में फैक्ट्री में है उनको काम मिल गया। अभी आप देख सकते हो मर्चेंट को गांव-गांव, घर-घर, डोर टू डोर घूमना नहीं पड़ता है। मर्चेंट क्या क्या, बस इंडस्ट्रियल एरिया में एक छोटा सा ज़मीन लिया और उसमें आपने एक घर बना दिया, अपनी सारी संस्था वहाँ बनाने लगे, रॉ मटेरियल उसी इंडस्ट्रियल आने लगा, उसी इंडस्ट्रियल एरिया से एक्सपोर्ट हो गया, आउटपुट भी घर में पहुँचने लगा। So in this way new industrial areas were established. इसको कहते हैं इंग्लिश लैंडस्केप्स, न्यू टेक्नोलॉजीज। सो दिस वाज द कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज। इसके बाद देखा गया जब ये इंग्लैंड में हो रहा था, इट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप ऑल्सो।
जब कोई व्यक्ति इंडस्ट्रीज करके प्रॉफिट हो रहा था, बाकी पड़ोसी लोग उसको देख के भी दे ट्राई टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द कॉटन इंडस्ट्रीज। जब कॉटन इंडस्ट्रीज इंग्लैंड की पूरा वर्ल्ड में फेमस होता है, ये इंग्लैंड वाले सब समझते हैं अब कॉटन इंडस्ट्री रहने दो, हम क्या करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आयरन स्टील मशीन्स टूल्स बनाएंगे। दैट वाज आल्सो इन ग्रेट डिमांड। जब इनकी स्टीम इंजन डेवलपमेंट हो गया था तो इन्होंने द मेड इन्वेस्टमेंट इन रेलवे, चीज़ लाने के लिए, कॉलोनीज को कंट्रोल करने के लिए, कॉलोनियल कंट्री को जो प्रोड्यूस को कम रेट में अपने इंडस्ट्रीज को खिलाने के लिए लाना, बिल्डिंग बनाना, शिप बनाना, जहाज, देज वेयर हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखा गया बेटे सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज। अब हम एक चैप्टर फीचर्स पढ़ देंगे, इसके बाद हमारे चैप्टर ओवर हो गए। फीचर्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पेज नंबर आप देख लेना 107 पेज में है। पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, जो इंडस्ट्रियल चेंजेस बेटे आ रहा था उसमें क्या फीचर्स, क्या 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 देखा गया। अब हम नंबर 1 में देखते हैं, cotton and metal industries. Industries means in that period it was supposed that the industry was limited to only cotton production and metal productions. और इंडस्ट्रीज जब स्टीम इंजन डेवलपमेंट हुआ था वहाँ नहीं, तो और बाकी इंडस्ट्री और बाकी सेक्टर इतना डेवलपमेंट नहीं हो गया। और देखा गया ये आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, इसके साथ साथ मेटल के बाद आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होता है। और देखा गया ब्रिटेन नॉट ओनली प्रोड्यूसर बट एक्सपोर्टिंग टू द वर्ल्ड मार्केट, कॉटन के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट आयरन स्टील भी एक्सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि ये रेलवे, बिल्डिंग, इसी प्रकार के डेवलपमेंट हुआ था। अब सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, देयर वाज नो जेन्युइनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इंडस्ट्रीज, नो डिस्प्लेसमेंट तो ओल्ड इंडस्ट्रीज, नया इंडस्ट्रीज चालू हो गया लेकिन पुराना इंडस्ट्रीज को नया इंडस्ट्रीज इसी प्रकार के बंद नहीं कर पाए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का। Textile was a dynamic sector, but large portion of output was produced not in factories but in remote farms. अगर एक कॉटन फैक्ट्री की बात करते हैं कपड़े की, तो अभी तक नया इंडस्ट्रियल एरिया, नया इंडस्ट्रीज होने के साथ साथ मेजॉरिटी पर्सन ये फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था जो इंटरनेशनल मार्केट में चल ही रहा था। तो फिर कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, अभी भी मेजॉरिटी पर्सन वही रूरल फैमिली के ऊपर डिपेंड था। वो कैसा है हम पढ़ेंगे आगे। अब हम थर्ड फेज पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाइक स्टीम पावर्ड cotton metal industries, but they did not remain entirely stagnant. Not stagnant. जैसे स्टीम इंजन बेटा आ जाता है, स्टीम इंजन को अलग अलग काम में, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, रेलवे, ये सब काम में यूज किया गया, नॉट ओनली कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्रीज। अब फोर्थ पढ़ेंगे, द न्यू मशीन्स वेयर डिफेक्टिव। बेटे मशीन तो नया बन गया इसीलिए ज़्यादा यूज नहीं हो रहा था, ये जो मर्चेंट लोग ज़्यादा नहीं ले रहे थे कि इसका, और डिफेक्टिव था बेटे, वो बार बार ख़राब होता था। एक तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी, इट वाज नो डाउट एक्सपेंसिव,
ज़्यादा खर्चा था। Merchants, they were quite conscious about it. They did not like to make more investment in it. क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें भाई, इतना खर्चा है, इससे बेटर है तो क्या करेंगे, लेबरर को ले आओ, लेबरर को लगाओ कम पैसा में। उस टाइम लेबरर कम पैसा में काम कर रहे थे जब इंडस्ट्रियल एरिया में दिखाई दिया था, और बार बार ख़राब होता था। इट रिक्वायर्ड frequent repairs and machines often broke down। तो ये रिक्स लेके मर्चेंट लोग they were not interested to make investment in this sector। और एक यहाँ पे स्टीम इंजन जो बात करते, हु इम्प्रूव्ड द स्टीम इंजन एट लास्ट? जेम्स वाट। जेम्स वाट क्या बनाया था ये? स्टीम इंजन, स्टीम इंजन, जो इंजन को हर जगह में, रेलवे, बिल्डिंग, मशीनरी, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन सब में लग गया। जेम्स वाट, वाटर नहीं, जेम्स वाट improved the steam engine। So in this process the industrialization was initiated, was geared, was started and developed। हमें आज हम शॉर्टली ये पढ़ेंगे कि कैसे धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, और जो भी इम्प्रूव हुआ क्या क्या सब प्रॉब्लम दिखाई दिया था, क्या क्या फीचर था, किसी प्रकार की इम्प्रूव हुआ था। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत हुआ था सिर्फ 2 आइटम कॉटन एंड मेटल में शुरुआत हुआ था, और बाकी अदर सेक्टर में ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हो गया था। जब इंडस्ट्रियल्स न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीनें आया था, ज़रूर नहीं था कि कम्प्लीटली इसको डिस्प्लेस किया गया था ओल्ड मशीनरी को डिस्प्लेस। सो ऑल द थिंग्स I'll give you some assignment। Thank you very much। We'll continue next chapter। Thank you।